Hello student, welcome back to our another video for Aspirant Space Commerce Academy Class 11 Accountancy। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था अकाउंटेंसी का वो हमने 2 पार्ट्स में अपना कंप्लीट कर दिया था और स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट भी उसमें क्लियर हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिकली ये चैप्टर पहले तो हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो वर्डिंग आती है, वर्डिंग इन द सेंस की जो चीज़ें हम अपनी बेसिक लाइफ में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली बोली जाती है, मतलब डिफरेंट वे में बोली जाती है। जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहली है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए, जैसा कि हमने अपना पहला चैप्टर डिस्कस किया था, अकाउंटिंग इज ओनली बेस्ड इन ट्रांजैक्शन। फॉर विच ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड है और ये उन्हीं को ही रिकॉर्ड करता है जिनमें पैसों का लेन देन होता है। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस means a financial transaction or event entered into the two parties and recorded into the book of account। मतलब कि जो भी हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसा हमने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर मैं कहूँ पैसों का लेन देन कर लिया, उसको रिकॉर्ड किया हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया तो जिस एक्टिविटी के अंदर हमने उसको रिकॉर्ड किया, लाइक हमारा बिजनेस कुछ भी होगा, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, देन नेक्स्ट में हमें दिया है अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? अकाउंट इज द समराइज रिकॉर्डेड ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे कि जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा है अपने बुक्स के अंदर, तो बुक्स में उस प्रोसीजर को जो बोला गया था दैट इज कॉल्ड अकाउंट। जो उस बुक को बोला गया है दैट इज कॉल्ड अकाउंट। ओके, देन नेक्स्ट इज कैपिटल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कैपिटल होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? तो एक्चुअल में जो कैपिटल होती है, जो पैसा हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी पैसा हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। फॉर व्हाट? जैसे कि हमने कोई भी एक फर्म ओपन कर लिया, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर लिया, जैसे कि कोई भी टी शॉप ले लो आप, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, नाम नहीं लूँगा, बस बिना नाम के टी शॉप समझ जाओ आप, ठीक है। तो उसमें जो हमने उसे ओपन करने में जो पैसा लगा दिया, चाहे वो हमने उसके एसेट्स खरीदने में यानी सामान खरीदने में लगाया, या फिर हमने उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक सामान जो भी उसको बनाने के लिए होता है उसमें लगाया, वो सारा पैसा एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस हमारा किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल के नाम से। कैपिटल को हिंदी में हम पूंजी बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ड्राइंग। अब ये वो ड्राइंग नहीं है जो आप समझो कि भाई चित्रकला बना दिया, अकाउंट्स में इसका क्या काम है। देखो, ड्राइंग वैसे तो एक डिफरेंट वर्ड का मीनिंग है, बट अकाउंट्स के अंदर ये थोड़ा अलग वे में जाता है। हम बात करेंगे ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस से विड्रॉ किया गया है, बिजनेस से निकाला गया है। फॉर व्हाट? फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज कैसे? अब हमने ये टी शॉप का जो एग्जांपल लिया था, हम इसकी बात कर लेते हैं। सपोज करो हमने इसके अंदर 5 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। अब 5 लाख रुपए लगाने के बाद इसमें जो रिवेन्यू जनरेट होगा, उस रिवेन्यू से हम अपने प्रॉफिट को निकालेंगे। प्रॉफिट निकाल के हमारी जेब में जाएगा और कॉस्ट जो होगी वो वापस बिजनेस में लगाई जाएगी, क्योंकि और भी तो प्रोडक्शन करनी है ना। उसके बाद क्या होगा? अगर किसी प्रोप्राइटर ने, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? जो कि बिजनेस को रन कराता है, जो बिजनेस को रन करता है, या फिर पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप होती है ना, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। तो उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं, अगर वहाँ से बिजनेस में कोई पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता है कि नहीं यार मेरे फ़ोन में रिचार्ज कराना है, या मुझे पर्सनली कोई व्हीकल परचेज़ करना है, या मुझे कोई अनदर अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे करने हैं, तो वो अपनी पॉकेट से ना लेकर अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है, अपने बिजनेस में से निकाल देता है, तो उसको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं एज अ ड्राइंग। उसको बोला जाता है एज अ ड्राइंग। द नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है लायबिलिटीज़ का। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ को समझ लेते हैं कि लायबिलिटीज़ होती क्या हैं। देखिए, बिजनेस के अंदर समटाइम्स हमें क्या होता है, बाहर से जो है लोन हमें पिक करना पड़ता है ताकि हम बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल बैंक्स जो हमारे होते हैं, जो हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद
जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, या फिर हम और भी किसी इंस्टीट्यूशन से पिक कर लेते हैं अपनी एसेट्स को उनके पास रख कर, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज़ लाइक अ पेबल अमाउंट, जो हमें पे करना है, ठीक है। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन पेबल बाय द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को भी वो अमाउंट बाहर पे करना है जो उनने बाहर से लिया था, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप्स की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ये हो गई नॉन करंट और ये हो गई आपकी करंट लाइबिलिटी। देखो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम का डिफरेंस होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? करंट। सबसे पहली बात आती है कि करंट पीरियड का मतलब क्या हो गया? वो पीरियड जो अभी चल रहा है, वो पीरियड जो अभी रनिंग में है आपके, ठीक है। नॉन करंट मतलब जो पहले का था और उसको पे करना है। अब इसको समझते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है, अगर आप इसको उस पीरियड के बाद पे करोगे या उस पीरियड के बाद आप पे करोगे तो ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। सपोज कि हमने जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में एंड होता है नेक्स्ट ईयर। अगर इस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम हमने इस लाइबिलिटी को पे कर दिया तो वो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर। और अगर हम इसमें पे नहीं कर पाए और नेक्स्ट ईयर के लिए इसे शिफ्ट कर दिया तो वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। मींस जिस पीरियड ऑफ टाइम में उसको बाहर से लिया गया था उस पीरियड ऑफ टाइम में उसे पे नहीं किया गया तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करंट लाइबिलिटी। जैसा हमने इसको समझा, भैया करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमारे एक्चुअल पीरियड ऑफ टाइम पे चल रही होती है, जो हमें उसी ईयर में पे करनी है, ठीक है। जैसे अप्रैल से मार्च तक का जो ईयर चल रहा है उसके अंदर हमने बाहर से पैसा उठाया और उसी साल में हम उसे पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ करंट लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट है एसेट। एसेट का जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चे के लिए क्रिएट करता है कि एसेट का मतलब क्या होता है, और बहुत कॉमन वर्ड है अकाउंटिंग के अंदर कि एसेट होती क्या है। सबसे पहली बात होती है कि भैया एसेट जो होती है वो हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। अब संपत्ति से आपका तात्पर्य ये हो जाएगा कि लैंड, बिल्डिंग, ये सारी आपकी संपत्ति होती है, क्योंकि घर बार में तो संपत्ति का मतलब यही होता है कि भैया अपनी ज़मीन दे दो, जायदाद दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग के अंदर पैर रखते हो तो वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट कैसे हो जाती है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो जो पार्टिकल्स को ओन करता है, वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। एक टेबल से लेके, एक चेयर से लेके, एक फैन से लेकर, एक कंप्यूटर से लेकर, एक व्हीकल से लेकर, एक लैंड, एक बिल्डिंग, एक मशीनरी से लेकर, ये सारी आपकी एसेट होती हैं फॉर अ बिजनेस पर्पस, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी एसेट होती हैं। जैसे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में हमने फर्नीचर लगाया या मशीनरी लगाई या और भी कई सारे एक्सपेंसेस किए जो हमारे बिजनेस को हेल्पफुल करेंगे, ठीक है, तो वो सारी हमारी एसेट हो जाती है। इसके बाद एसेट के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका टेंजिबल एसेट और एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इनको बताऊं तो टेंजिबल एसेट आपकी विजिबल एसेट होती है, जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इंटेंजिबल आपकी इनविजिबल होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हो, और वो आपके बिजनेस में रन करती है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ऐसी कौन सी एसेट होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हमारे बिजनेस में काम हो रही है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। टेंजिबल मैंने बताया, विजिबल एसेट, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग, चाहे मशीनरी, जिसको आप विजिबली देख सकते हो, छू सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे जो हमारे लिए बिजनेस में काम करते हैं, वो पहला पॉइंट है गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये अभी मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। इसके बाद ट्रेडमार्क, इसके बाद पेटेंट्स। ये सारे आपके जो कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, बताए हैं, ये आपके टेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं, जिनको देखा नहीं जाता है, छुआ नहीं जाता है, बट ये भी एक बिजनेस की संपत्ति होती है। जैसे कि मैंने टेंजिबल की बताई कि भैया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो। इनटेंजिबल में जिसे आप नहीं छू सकते, पॉइंट है गुडविल का। देखो किसी भी बिजनेस की फेमसनेस या मैं कहूँ फेम को हम गुडविल बोलते हैं। जैसा कि
किसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में जाके सिर्फ उसके नाम से ही परचेस कर लेते हो, आपको कुछ मतलब नहीं है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, आपको कुछ नहीं पता कि उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, क्या वो प्राइस उसके लिए रीजनेबल है या नहीं है, नहीं, आप उसके नाम से उसे परचेस कर लेते हो। मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम उनके नाम से ही परचेस कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अपने लोकल एरिया की, हमारे लोकल एरिया में स्वीट शॉप हो गई सतीश की, सतीश स्वीट शॉप, ये काफ़ी टाइम से स्वीट्स बनाते हैं और इनके स्वीट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया जब इनका रीज़नेबल प्राइस है, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उनके पास जाके सिंपल सा कहते हैं सर हमारा इतना प्रोडक्ट आप पैक कर दीजिए, या फिर उनका नाम सुनते के साथ ही एक ट्रस्ट वैल्यू सामने आ जाती है कि अरे उनकी शॉप से लाया है या उनका प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ गुडविल। ठीक है, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, वरना हम बताते हैं आपको कि नमकीनों में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। अगर आप मल्टीपल ब्रांड की देखो, जो भुजिया होती है वो काफ़ी ब्रांड्स की आती है, बट एक ब्रांड उनके अंदर ऐसा होता है जिसको आप सिर्फ नाम देख के परचेस कर लोगे, वो आप समझ भी रहोगे मैं कौन सा बोल रहा हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल रख दिए जाएँ तो वो एक इकलौता ऐसा ब्रांड होगा जिसको आप देखते के साथ ही परचेस कर लोगे, दैट इज़ कॉल्ड अ गुडविल। ठीक है, ये बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट होती है जो आपके नाम से पैसा कमा के देती है आपको, ना कि आप इसे ज़्यादा कोई यूज़ करते हो। ठीक है, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, पेटेंट्स जो होते हैं, पेटेंट्स एक तरीके से राइट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, बिजनेस में आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो या किसी भी चीज़ को बना रहे हो, ठीक है, और उसको आपने रजिस्टर्ड करवा लिया गवर्नमेंट के अंदर, तो एक पेटेंट आपको मिल जाता है कि आप इसके लिए ही एलिजिबल हो, इसको और कोई नहीं ले सकता, ये आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इसको बोलते हैं हम पेटेंट्स। और ऐसा ही होता है हमारा ट्रेडमार्क। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपके एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉसेस का, तो वो हम अपने नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अब हमारा है रिसिप्ट्स। देखिए रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग एसेट्स या सेलिंग गुड्स। ठीक है, जो भी हम अपना सामान बेचते हैं उस सामान से जो हमें पैसा रिसीव होता है दैट इज़ कॉल्ड अ रिसिप्ट्स। ठीक है, यानी कि पेमेंट आना किसी सामान को बेचकर, दैट इज कॉल्ड अ रिसिप्ट्स। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड ऑन लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऐसा खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे किया जाता है। जैसे कि आप बाहर कुछ भी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, XYZ आप कुछ भी लेने चले गए, स्टेशनरी की शॉप पे चले गए या गारमेंट्स की शॉप पे चले गए, तो वहाँ पे जाने के बाद जब आप अपना सामान परचेस करते हो उसके लिए पैसा देते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कैपिटल जनरेट करने के लिए हम खर्चा करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और रिवेन्यू जिसमें हम अपने किसी भी सामान को बेचकर पैसा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात करते हैं एक्सपेंस की। अब देखिए यहाँ था एक्सपेंडिचर और ये आ गया आपका एक्सपेंस, तो दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहली बात, जो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? द एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड जनरेटिंग द रिवेन्यू, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। सामान खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दोनों में ये फ़र्क होता है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रीपेड और एक होता है आउटस्टैंडिंग। देखो, खर्चों को जब हम करते हैं उससे पहले हमने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करते हैं, पहले हम पैसे दे के उसका रिचार्ज करवाते हैं, बाद में पूरे मंथ हम उसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जिसकी पेमेंट आपने पहले ही कर दी, अब आप उसको एक्सपेंस करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहीं पे हम बात करते हैं उन बिल्स की जिनमें हम पहले उनको यूज़ कर लेते हैं, बाद में हम उसका बिल पे करते हैं। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, तो क्रेडिट कार्ड में हम क्या करते हैं? पहले हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद उसका एक बिल जनरेट होता है एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर हम उसे पे करते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देन उसके बाद बात करते हैं डेप्रीसिएशन। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेप्रीसिएशन का, क्योंकि इसका एक चैप्टर भी अपना सेपरेट जो आपका 11 और 12 में पड़ेगा, मतलब
12th या 13th चैप्टर है आपके बुक में, अगर न्यू एडिशन है तो ये डेप्रिसिएशन है क्या? देखिए, जब आप कोई सामान खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर रहे हो, आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लिया जिसकी कॉस्ट है 20,000 और आप उसे 1 साल बाद 6 महीने बाद जो है बेचने जाते हो, तो क्या वो 20,000 का सोल्ड आउट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको यूज़ कर लिया। वो 20,000 से जितना भी कम हो जाएगा, लेकिन वो 20,000 पे नहीं जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ लिख के देखते हैं। जैसे 20,000 का हमने बोला और इसके बाद जो बायर है वो कहता है कि भैया मैं तो इसे 14,000 का लूँगा, मैं नहीं देने वाला 20,000 रुपये इसके। हमने पूछा क्यों? वो कहता है कि आपने यूज़ तो कर लिया ना इसे, आपने यूज़ कर लिया, मैं इसके नए वाले रेट थोड़ी दूंगा, अगर आपको नए पैसे दूं तो मैं दुकान से ना ले लूँ। तो ठीक है भाई, ये भी कंडीशन अच्छी है। तो जो 6,000 रुपये की वैल्यू रिड्यूस हुई है इस मोबाइल फ़ोन पर, इस वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये सभी पे होता है। ये आपकी जितने भी एसेट्स हैं, आप किसी को भी उठा लो, आप बाइक ले लो, आप कार ले लो, आप LCD टीवी वगैरह, बेड वगैरह कुछ भी ले लो, आप जब उसे परचेस करके लाओगे जिस अमाउंट पे, और कुछ टाइम यूज़ कर लो और उसके बाद उसे दो, किसी को बेचना चाहो, वो अमाउंट कभी नहीं देगा जिसमें आप परचेस करके लाए हो। क्यों? क्योंकि आप उस एसेट को यूज़ कर चुके हो। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन का पॉइंट होता है। अब 1-2 पॉइंट जो हमारे रहते हैं वो हम फटाफट आपको समझा देते हैं, जो बेसिक से हैं। जैसे कि हमारा एक पॉइंट है बैड डेप्ट। ठीक है, अभी हमारा बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो ग्रो ही करेगा, प्रॉफिट कमा के देगा आपको, नहीं ना कहीं तो उसमें पैसा डूबेगा। जैसे कि आपने अपने किसी फ्रेंड को 100 रुपीज़ दिए कि भाई तो मुझे बाद में वापस कर दियो। ठीक है, किसको दिया? आपने अपने फ्रेंड को दिया। आफ्टर सम टाइम आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि भाई मेरे पे कोई पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, बात खत्म। ठीक है, उसने पैसे रिटर्न करने से मना कर दिया, तो अब आपका क्या हुआ? ये पैसे तो डूब गए ना। इस डूबे हुए पैसे को हम अकाउंट्स में नाम देते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, इनको हम अकाउंट्स में नाम देते हैं बैड डेब्ट्स। देन उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डिस्काउंट हमने हर जगह सुना होगा, मिलता है। ठीक है, तो डिस्काउंट होते कितने प्रकार के हैं? डिस्काउंट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। दोनों डिफरेंट होते हैं थोड़े से, और दोनों में ही काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। सपोज़ करो आप एक गारमेंट्स की शॉप पे गए हो और वहाँ पे आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई। ठीक है, टी शर्ट का जो रेट बोला गया है वो है 500 रुपीज़। आप शॉपकीपर से कहते हो कि सर मैं 2 पीस लूँगा, आप मुझे पर पीस का थोड़ा रेट कम कर दो। ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है? रेट कम कर देता है। वो कहता है ठीक है भाई, आपको पर पीस पड़ जाएगा 400 रुपीज़ का। ठीक है, उसने सीधा 100 रुपये जो है वो कम कर दिए। पहले 500 की थी, बट उसने क्या कहा कि चल तुम 100 रुपये कम दे देना पर टी शर्ट पे। तो अब वो कितनी टी शर्ट लेगा? 2 टी शर्ट लेगा। तो 2 टी शर्ट के कितने हो गए? 800 रुपीज़। 2 टी शर्ट के हो गए अब 800 रुपीज़। तो जब आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है और उससे आप क्वांटिटी परचेस करते हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ज़्यादा समझने के लिए हम थोड़ा कैश डिस्काउंट से इसका कंपैरिजन करते हैं। कैश डिस्काउंट में भी सेम कंडीशन देते हैं हम। सम टाइम जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डिफरेंट वे में डिस्काउंट देते हैं टी शर्ट, और प्राइस भी हम इसका सेम ही रखेंगे, ₹500। आपने शॉपकीपर से बोला कि सर मेरे को 2 टी शर्ट लेनी है, आप थोड़ा प्राइस कम करो। अब शॉपकीपर का दिमाग देखो, शॉपकीपर ने कहा ठीक है बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1000, मतलब 2 टी शर्ट का कितना बना? 1000 रुपीज़ बन गया। ठीक है, शॉपकीपर दिमाग लगा कहता चल एक काम कर भाई, तू ना मेरे को 900 रुपये दे दियो, बात ख़त्म कर। ठीक है, मतलब उसने रेट किस पे कम करा? आपके फाइनल बिल पे। किस पे रेट कम करा? आपके फाइनल बिल पे, ना कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट कम करी है। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट जब हम कम कर देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और जब हम फाइनल प्रोडक्ट के रेट को कम कर देते हैं दैट इज कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट।
तो ये आपके जो टॉपिक हैं ये आपके आगे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके जो बेसिक है पॉइंट्स हैं जैसे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये बहुत कॉमन वर्ड हैं जिनको आपको समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। दूसरा, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमसे बात कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तो अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।